अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर तक सिक्स तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने से पहले हमने देखा था कि पर्सनल अलाउंस की सीक्वेंस को चेंज किया जा सकता है और उसमें बेनिफिट होता है। तो अगर आप एक मिनट के लिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एम्प्लॉयमेंट इनकम है 6,800, सेविंग इनकम 4,200 और डिविडेंड इनकम 12,000 है। और हमें है ना कि इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है 2021 के लिए। एम्प्लॉयमेंट इनकम है 6,800। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो नॉन सेविंग लिखेंगे जी पहले, फिर सेविंग इनकम लिखेंगे और फाइनली डिविडेंड इनकम लिखेंगे और आखिर में क्या आ जाएगा टोटल। Non-saving income. Employment income is a non-saving income which is 6,800. Saving income is 4,200 और dividend income is 12,000. बेटा सबको ऐड कर लेते हैं। 6,800 प्लस 4,200 प्लस 12,000 ये आ रहा है 23,000। पर्सनल अलाउंस पहले नॉन सेविंग में से माइनस करेंगे, इसके बाद डिविडेंड। 12,500 में से अगर मैं 6,800 माइनस करूं तो मुझे 5,700 मिलेगा। 12,000 में से अगर 5,700 माइनस कर दें 6,300 तो आपका जो टैक्सेबल इनकम आती है जी वो आ रही है 10,500। टैक्सेबल इनकम आ रही है जी 10,500। और सेविंग इनकम का जो 4,200 है वो सारे का सारा बेसिकली स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल कर रहा है क्योंकि ये तो ज़ीरो है। नॉन सेविंग का फाइनल आंसर टैक्सेबल इनकम का ज़ीरो है, इसका मतलब पूरा स्टार्टिंग रेट बैंड 5,000 का बाकी है। सेविंग इनकम का सारा अमाउंट बेसिकली स्टार्टिंग रेट बैंड में आ रहा है जो कि टैक्स रेट 0% होगा। स्टार्टिंग रेट बैंड सेविंग इनकम 4,200 का 0% 0। तो डिविडेंड के बारे में एक चीज़ मुझे और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर हाल में फर्स्ट 2,000 पाउंड होते हैं डिविडेंड इनकम के, उसका नील रेट बैंड मिलता है आपको। नील रेट बैंड डिविडेंड इनकम 2,000 का 0% ऑब्वियसली 0। सो 6,300 में से अगर मैं 2,000 माइनस कर दें तो बेसिक रेट बैंड में डिविडेंड इनकम कितनी आएगी। 6,300 में से अगर मैं 2,000 माइनस कर दूँ आई गेट 4,300 और बेसिक रेट बैंड में डिविडेंड का जो रेट है 7.5%। 4,300 का 7.5% अगर हम ले लें, ये 322.5 आ रहा है तो 323 कर लेते हैं। तो आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है दैट इज 323। इनकम टैक्स लायबिलिटी, आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है दैट इज 323। आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है दैट इज 323। दैट इज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। अच्छा जी, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे इंशाल्लाह। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज मैरिज अलाउंस। अब ये मैरिज अलाउंस बेसिकली क्या है? मैरिज अलाउंस के लिए ऑफ कोर्स पहले मैरिज ज़रूरी है भाई। देखिए मैरिज अलाउंस बेसिकली है क्या? हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर है, रिपीट, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों क्या होने चाहिए? बेसिक रेट टैक्स पेयर। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर हैं और दोनों में से कोई एक बेचारा इतने भी नहीं कमाता कि वो अपना पर्सनल अलाउंस पूरा इस्तेमाल कर सके, तो वो चाहे तो क्या कर सकता है, सेकंड पार्टनर को 10% अपना पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर कर सकता है। रिपीट, मैरिज अलाउंस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आएगा जब हस्बैंड और वाइफ दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर हो और दोनों में से एक की अर्निंग्स इतनी भी ना हो कि वो अपना कंप्लीट पर्सनल अलाउंस यूटिलाइज कर सके, तो फिर वो पार्टनर क्या कर सकता है, अपने पर्सनल अलाउंस का 10% दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर कर सकता है।
लेकिन अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने पर्सनल अलाउंस का 10% ट्रांसफर करेगा तो दोनों को ना ज्वाइंट इलेक्शन करना पड़ता है, दोनों को बेसिकली HMRC को बताना पड़ता है कि जी हम पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर कर रहे हैं 10%। अच्छा 10% ही ट्रांसफर होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैरिज अलाउंस सिर्फ और सिर्फ कब मिलता है जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर हो और दोनों में से एक ऐसी पोजीशन में हो कि अपना पूरा पर्सनल अलाउंस इस्तेमाल ना कर सके, तो फिर वो क्या कर सकता है, दूसरे पार्टनर को अपना 10% पर्सनल अलाउंस ट्रांसफ़र कर सकता है। 10% पर्सनल अलाउंस के ट्रांसफ़र होने से जो अनदर पार्टनर होता है उसका पर्सनल अलाउंस तो इंक्रीज नहीं होता, लेकिन उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। अब उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे कम होती है और उसका पर्सनल अलाउंस इंक्रीज नहीं होता, इन चीज़ों को अगर आप प्रेजेंटेशन के थ्रू समझें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, केविन एंड जॉडी आर मैरिड, केविन इज एम्प्लॉयड, अर्न सैलरी 35,000 पर annum. जॉडी spends most of her time looking after 2 children but works on a Saturday. Earnings annual salary 6,000. They do not have any other income. कोई और इनकम नहीं। जॉडी makes an election to transfer the marriage allowance to Kevin. सर दोनों में से जो पार्टनर बेसिकली क्या नहीं कर पा रहा, जो पार्टनर अपना पर्सनल अलाउंस फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा उसको इलेक्शन करना पड़ेगा और इलेक्शन के बाद ही वो अपना 10% पर्सनल अलाउंस दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी कि ऑटोमेटिकली आप अपना 10% पर्सनल अलाउंस दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इलेक्शन करना पड़ेगा। रिपीट, ऑटोमेटिकली 10% पर्सनल अलाउंस ट्रांसफ़र नहीं होगा दूसरे पार्टनर को, इसके लिए आपको इलेक्शन करना पड़ेगा। कैलकुलेट केविन एंड जॉडीज इनकम टैक्स लायबिलिटी। सर आपका जो जॉडी है, सर जॉडी की तो सिर्फ 6,000 इनकम है, जॉडी तो कुछ कमाई नहीं रहा, 6 में से 6 माइनस करूँगा खत्म। सर केविन है, केविन कितना कमा रहा है, 35,000। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब 1 मिनट के लिए मैं जॉडी का आपको बताऊँगा, तो जॉडी का तो कुछ है ही नहीं, 6,000 पर्सनल अलाउंस 6, चल भाई जॉडी की होगी। सर असल गेम है केविन। तो केविन की जो सैलरी है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इज 35,000। केविन की जो सैलरी हो 35,000। सबसे पहले केविन अपना पर्सनल अलाउंस लेगा विच इज 12,500। 35,000 में से 12,500 मैंने माइनस किया तो मुझे मिला 22,500। ये केविन की टैक्सेबल इनकम, ये केविन की टैक्सेबल इनकम, ये जो बेटा केविन की टैक्सेबल इनकम है 22,500, ऑब्वियसली सारे का सारा ही बेसिक रेट बैंड में आता है। नॉन सेविंग इनकम 22,500 का 20%, अगर हम 22,500 का 20% लें तो दैट इज 4,500। अगर हम 22,500 का 20% लें दैट इज 4,500। इसमें से लेस करेंगे मैरिज अलाउंस रिलीफ, मैरिज अलाउंस रिलीफ। बड़े मैरिज अलाउंस रिलीफ कैसे मिलेगा प्लीज देखिएगा। मैंने लिखा 12,500, पर्सनल अलाउंस का 10% लेंगे, फिर इसका 20%, पर्सनल अलाउंस का 10% और फिर इसका 20%, ये फिक्स है 250। तो हमारे पास केविन की इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 4250, दैट इज केविन इनकम टैक्स लायबिलिटी। केविन की इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही। तो मैं बातें रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बेटा, मैरिज अलाउंस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मिलेगा, पहले जाहिर सी बात है मैरिज होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन मैरिज के अलावा, सेकंड कंडीशन है जी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों क्या होने चाहिए बेसिक रेट टैक्स पे। कंडीशन नंबर 2 इज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर होने चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों क्या होने चाहिए बेसिक रेट टैक्स पेयर, तो ही दोनों में से वो पार्टनर जो अपना पर्सनल अलाउंस फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, वो 10% पर्सनल अलाउंस दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर करने के लिए उसको इलेक्शन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये मैरिज अलाउंस ट्रांसफर नहीं होता।
तो मैरिज अलाउंस के साथ डील कैसे करते हैं? जिसे मैरिज अलाउंस मिलता है एक्चुअली उसे मैरिज अलाउंस रिलीफ मिलता है। मैरिज अलाउंस रिलीफ कैसे निकालते हैं? पर्सनल अलाउंस लिखा, उसका 10% लिया, उसको 20% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैरिज अलाउंस रिलीफ से क्या होता है, आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। जी आई स्ट्रांगली बिलीव कि अब ये मैरिज अलाउंस वाली बातें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले एक और चीज़ें ज़रा मैं आपको बताता हूँ, एक दो पॉइंट्स, फिर क्वेश्चन 9 को देखते हैं। तो एक दो पॉइंट ज़रा देखिएगा है क्या। और इससे पहले एक और चीज़ का आइडिया होना चाहिए जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था। बेसिकली जो आपका मैरिज अलाउंस है, बेटा याद रखिएगा, मैरिज अलाउंस उसी वक्त मिलेगा जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर हो। रिपीट, मैरिज अलाउंस सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त मिलता है जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों क्या हो, बेसिक रेट टैक्स पेयर हो। ठीक है, एक दो पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन 9 पे आते हैं इंशाल्लाह। तो एक कॉन्सेप्ट है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, मतलब जिसकी एज 18 साल से कम है, वो एक माइनर चाइल्ड है। अब वो कहते हैं इनकम ऑफ 100 पाउंड ग्रॉस और लेस विच इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड बाय अ पेरेंट टू माइनर चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज चाइल्ड इनकम। सर 100 पाउंड या उससे कम तक की जो इनकम है वो बच्चे की इनकम है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं इनकम ऑफ मोर देन 100 पाउंड ग्रॉस विच इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू माइनर विल बी ट्रीटेड एज पेरेंट्स इनकम। दिस अप्लाइज ओनली टू पेरेंट्स, नॉट टू एनी अदर रिलेटिव्स, क्योंकि आपको पता है बाकी रिश्तेदार इतनी मेहरबानियां नहीं करते कि इनकम उठा के आपको दे दें। वो दुआएं दे दें, बड़ी बात है, अल्लाह माफ करे, इनकम तो दूर की बात है। सर बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर जो माइनर है उसको पेरेंट्स की तरफ से कोई इनकम मिलती है, अगर वो इनकम 100 पाउंड तक है या उससे कम है तो बेटा वो इनकम किसकी है, उस बच्चे की इनकम है। लेकिन अगर इनकम 100 पाउंड से ज्यादा है तो लॉजिकली ये इनकम माँ और बाप में से उसकी है जिसने इस बच्चे को ये इनकम ट्रांसफर की। तो अब ये इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड को, अभी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। वेट फॉर अ मिनट। इनकम ऑन जॉइंटली हेल्ड प्रॉपर्टी, प्लीज सुन लें। अगर हस्बैंड एंड वाइफ की कोई जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देते हैं, नथिंग इज मेंशन, तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली जो इनकम है उसको हम 50-50% स्प्लिट करेंगे। अनटिल अनलेस हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जाके HMRC के पास जाएं और वहां जाके एक्चुअल ओनरशिप की डिक्लेरेशन करें, एक्चुअल ओनरशिप का इलेक्शन करें, उनको बताएं जाके। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जाते हैं HMRC के पास और वहां जाके डिक्लेयर करते हैं कि यार एक्चुअल ओनरशिप हमारी इतनी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो रेंटल इनकम होगी उसको 50-50% स्प्लिट कर देंगे और एक्चुअल ओनरशिप में स्प्लिट कर देंगे। इट कुड बी कि हस्बैंड की लेट से 30% ओनरशिप है, वाइफ की 70%, तो फिर जो रेंटल आएगा 70% वाइफ को मिलेगा, 30% हस्बैंड को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल ओनरशिप में ज्वाइंटली ओन प्रॉपर्टी से आने वाली रेंटल इनकम को उसी वक्त स्प्लिट किया जाएगा जब हस्बैंड एंड वाइफ ज्वाइंटली जाके ये चीज डिक्लेयर करें HMRC को, एक ज्वाइंटली डिक्लेयर करेंगे जी हमारी एक्चुअल ओनरशिप इतनी है। अदरवाइज नथिंग इज मेंशन, हमेशा क्या होगा 50-50% इनकम को स्प्लिट करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 जी, बिल्कुल क्वेश्चन आई स्ट्रांगली बिलीव 8 जैसा ही है, 8 जैसा तो नहीं है, वैसे क्वेश्चन 7 जैसा है। क्वेश्चन 8 इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन नंबर 10 इज एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 7, जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई मसला है। क्योंकि इसमें पर्सनल अलाउंस को पहले आप नॉन सेविंग में से माइनस करेंगे, फिर डिविडेंड में से माइनस करेंगे। पर्सनल अलाउंस की सीक्वेंस चेंज करनी होगी क्वेश्चन नंबर 10 में, विच इज डूएबल बाय यू पीपल वेरी इजीली। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, फिर हम चले 10 को भी निपटा देते हैं, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 9 देखें आप। Kate has the following income, outgoings and allowances for the year ended 5th April 2021. She is married to Norman. Okay. क्योंकि हमारे जो रेलेवेंट टैक्स ईयर है आपको पता है दैट इज 2020-21। ठीक है जी। सर सैलरी है 37,200 की, बेनिफिट असेसेबल टू एज एम्प्लॉयमेंट इनकम है 1875,
तो 37,200 में 1875 ऐड हो जाएगा, अलाउबल एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। इन तीनों को अगर आप नेट ऑफ करेंगे तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम आ जाएगी। 37,200 सैलरी है जी, 1875 को ऐड करेंगे, 95 को लेस करेंगे, तीनों को नेट ऑफ करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इनकम आ जाएगी। बैंक इंटरेस्ट रिसीव सेविंग इनकम है, बिल्डिंग सोसाइटी का इंटरेस्ट 2115 दैट इज ऑल्सो ए सेविंग इनकम। इंटरेस्ट फ्रॉम आईएसए एग्जेम्प्ट होता है, आईएसए को अगर आप देख लेंगे मिनट के लिए, आईएसए इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। अच्छा, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट की जो लिमिट है वो 20,000 पाउंड तक की लिमिट है पर टैक्स ईयर। कैटेगोरिकली आपको आपका एग्जामिनर लिख कर देगा कि जी इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, अल्लाह माफ करे अगर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आएगा तो एग्जाम्प्ट है। अब सुनिएगा, लेकिन आईएसी की लिमिट है 20,000 पाउंड पर टैक्स ईयर। आईएसी की लिमिट है 20,000 पाउंड पर टैक्स ईयर। अब इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में जो 20,000 तक की लिमिट है, जरूरी नहीं है कि सारे 20,000 पाउंड आप कैश की फॉर्म में रखें। एक इंडिविजुअल ऐसा भी कर सकता है कि 12,000 पाउंड कैश की फॉर्म में रखे और 8,000 पाउंड तक के शेयर्स ले ले। यानी कि आईएसए के अंदर कैश की फॉर्म में भी पैसा ऑब्वियसली रख सकते हैं और शेयर्स की फॉर्म में भी आईएसए में अमाउंट आ सकता है। अगर एग्जामिनर आपको कहता है यार आईएसए के अंदर कैश पड़ा हुआ है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है तो एग्जाम्प्ट। अगर एग्जामिनर कहता है आईएसए में शेयर्स पड़े हुए हैं तो उन शेयर्स पे कोई डिविडेंड आ रहा है तो वो डिविडेंड भी एग्जाम्प्ट होगा। रिपीट, अगर एग्जामिनर कह रहा है आईएसए से इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, एग्जाम्प्ट। अगर एग्जामिनर कह रहा है आईएसए से डिविडेंड इनकम आ रही है, एग्जाम्प्ट। और अगर आपने आईएसए में पड़े हुए शेयर्स को बेचा, आईएसए में पड़े हुए शेयर्स को बेचा तो उस पर कैपिटल गेन होगा तो कैपिटल गेन भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इट मीन्स इंटरेस्ट, अल्लाह माफ करे, इंटरेस्ट फ्रॉम आईएसए एग्जाम्प्ट है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम आईएसए एग्जाम्प्ट है, और अगर आईएसए वाले शेयर सेल करते हैं उसमें जो कैपिटल गेन आएगा वो भी एग्जाम्प्ट है। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन आईएसए, नो सीजीटी, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा क्योंकि ये भी क्या है, एग्जाम्प्ट है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट की जो लिमिट है वो 20,000 पाउंड पर टैक्स ईयर की लिमिट है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एंटायर 20,000 यू मस्ट कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश, यू कैन स्प्लिट दैट लिमिट इनटू कैश एंड शेयर्स, आइदर यू आर गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम दिस आईएसए or dividend income, whatever you are getting from ISA, that is exempt. Interest from ISA is exempt, dividend income from ISA is an exempt income. Even we sell shares which are in ISA, then there will be no CGT, because when it comes to capital gain on the shares of disposal of ISA shares, it is also exempt. और ये 20,000 पाउंड की जो लिमिट है दैट इज पर टैक्स ईयर, 20,000 पाउंड की जो लिमिट है दैट इज पर टैक्स ईयर। ओके, इसमें एक छोटा सा पॉइंट बताना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर हस्बैंड एंड वाइफ, लेट से आईएसए की लिमिट हमें पता है जी, आईएसए की लिमिट कितनी, 20,000 पाउंड। अगर आपका एग्जामिनर इस तरह से कहता है कि यार टैक्स ईयर 2021 में हस्बैंड ने आईएसए की लिमिट इस्तेमाल की है 15,000, रिपीट करो, अगर एग्जामिनर कहता है हस्बैंड ने आईएसए की लिमिट इस्तेमाल की है 15,000 टैक्स ईयर 2021, और 2021 में हस्बैंड की अल्लाह माफ करे डेथ हो गई, रिपीट, हस्बैंड ने अपनी जिंदगी में टैक्स ईयर 2021 में आईएसए की लिमिट इस्तेमाल की थी 15,000 पाउंड, अभी भी 5,000 की लिमिट अनयूज्ड है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो अनयूज्ड हस्बैंड की जो लिमिट है वो वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगी।
यानी कि 2021 के अंदर वाइफ के पास जो फिर आईएसी की लिमिट होगी वो 25,000 पाउंड होगी। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र की जा सकती है अनयूज लिमिट डेथ के ऊपर, ज़िंदगी में नहीं। ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ जब हस्बैंड और वाइफ दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो 10% पर्सनल अलाउंस ट्रांसफ़र होता है, दैट्स इट। अगर कभी एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए, जो कि आया नहीं है लेकिन आ सकता है, कि जी हस्बैंड एंड वाइफ, उसने इन्फॉर्मेशन दी, फिर उसने कहा हस्बैंड ने टैक्स ईयर 2021 के अंदर 15,000 आईएसी की लिमिट को इस्तेमाल किया था, फिर उसकी डेथ होगी, और वाइफ आईएसी के बारे में सोच रही है, फलाना ये वो, आप उनको एडवाइस दें, तो फिर आप इनकी वाइफ को एडवाइस देंगे कि जी आपको टैक्स ईयर 2021 के अंदर जो आईएसी मिलेगा वो बेसिकली 25,000 पाउंड मिलेगा। 20,000 पाउंड आपका अपना और 5,000 आपके हस्बैंड का अनयूज्ड आईएसी की लिमिट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आईएसी की अनयूज्ड लिमिट सिर्फ और सिर्फ डेथ पे ट्रांसफर होती है। तो एट डेथ अनयूज्ड आईएसी लिमिट is transferred to the surviving partner। so, जो बच गया उसको अनयूज लिमिट आईएसए की ट्रांसफर हो जाएगी। वापस आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखिए, नॉर्मन एंड केट हैव अ डॉटर एशली, एज है 10 साल। एशली वॉज गिवन 5,000 पाउंड 3.5% गोल्ड लोन ऑन 6 अप्रैल 20। सर टैक्स ईयर के स्टार्ट में एक 3.5% का गोल्ड लोन 5,000 पाउंड का गिफ्ट किया गया बर्थडे पे। चेक कर, पाकिस्तानी ये 10 लाख रुपए से ऊपर हो जाते हैं, बर्थडे का गिफ्ट है। हमारे यहाँ मतलब आपको ज़िंदगी में 10 लाख का गिफ्ट नहीं मिलने वाला, बर्थडे गिफ्ट ये एक बर्थडे पे बच्चे को मिल रहा है, क्या बात है। तो ये बर्थडे आ गया जी, बर्थडे, ओके। तो इंटरेस्ट रिसीव ग्रॉस, अच्छा वो तो आगे की बात है। अब ये जो 10 साल की इनकी बेटी है, ये 5,000 पाउंड का जो गोल्ड लोन दिया है, इसका अगर आप 3.5% लें तो ये 3.5% आता है 175। नंबर 1, एशली जो है एक माइनर है, 18 साल से कम एज है उसकी, लेकिन जो इनको गिफ्ट मिला है 3.5% गोल्ड लोन का, अगर हम 5,000 पाउंड का 3.5% लें तो ये 175 आता है। सिंस इट इज़ मोर देन 100 पाउंड तो इंटायर 175, ये इंटायर 175 जो है इंटरेस्ट इनकम होगी किसके? केट की। वाई? सही, गिफ्ट देने वाला केट ही है या केट ही है, तो वो शायद इनकी वालदा लग रही है, मुझे पता नहीं, अब्बा जी भी हो सकते, पता नहीं। तो केट का 175 पूरी की पूरी इनकम होगी। क्यों? रूल ये 100 पाउंड तक हो इनकम या उससे कम हो तो इंटायर इनकम बच्चे की है, माइनर की है। अदरवाइज अगर इनकम 100 से ज़्यादा होगी तो इंटायर इनकम, सिर्फ एक्सेस इन 100 नहीं बल्कि इंटायर इनकम उस पेरेंट से बिलोंग करेगी जिसने ये इनकम बच्चे को ट्रांसफर की है। तो इंटायर 175 बिलोंग्स टू केट। इंटरेस्ट इज रिसीव ग्रॉस। 15 नवंबर 20, नॉर्मन एंड केट जॉइंटली बॉट अ प्रॉपर्टी दैट हैज बीन लेट आउट अनफर्निश्ड। असेसेबल प्रॉपर्टी इनकम 2021 में 4100। थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अगर जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी है हस्बैंड एंड वाइफ के पास, जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी है हस्बैंड एंड वाइफ के पास और कुछ मेंशन ना हो तो उसको हम 50-50% क्या करेंगे जी? स्प्लिट करेंगे। अनटिल अनलेस के हस्बैंड एंड वाइफ जाएं HMRC के पास, एक्चुअल ओनरशिप वहाँ जाके डिक्लेयर करें। अगर वो एक्चुअल ओनरशिप डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर बात अलग है सर, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल, हम उसे 50-50% स्प्लिट करेंगे। अच्छा जी, नो डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सोर्स ऑफ इनकम, कोई डिक्लेरेशन भी नहीं की जी उन्होंने, यानी कि एक्चुअल ओनरशिप उन्होंने नहीं बताया। तो आगे अगर नहीं बताते एक्चुअल ओनरशिप, अगर वो एक्चुअल ओनरशिप नहीं बता रहे तो 50-50% स्प्लिट हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। Do we have a space? Question number 9.
सबसे पहले हम इसकी सैलरी इनकम तो देखें, कैलकुलेटर यूज़ करके भी निकाल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम, लेकिन चले हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं ताकि किसी भी बच्चे के दिल में कोई अरमान ना रहे। वर्किंग वन कह लेते हैं, सैलरी 37,200, बेनिफिट्स ऐड कर लो यार 1875, अलाउेबल एक्सपेंसेस लेस कर दें, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इनकम। $37,200, 1875 minus 95, 38980। प्रॉपर्टी इनकम इज ए नॉन सेविंग इनकम, वो भी ले लेंगे। चलें सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैंने यहाँ लिखा नॉन सेविंग इनकम, यहाँ ले लेते हैं सेविंग इनकम। कोई भी डिविडेंड इनकम नहीं है तो नहीं है टोटल। अच्छा, नॉन सेविंग इनकम में मैंने एम्प्लॉयमेंट इनकम यहाँ से उठा ली 38980, प्रॉपर्टी इनकम 50% आ जाएगी। प्रॉपर्टी इनकम बेटा 4100 है, उसका 50% ले लेंगे क्योंकि एक्चुअल ऑनरशिप इन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं की, उसका कोई इन्होंने ज्वाइंट इलेक्शन नहीं किया। 2050 ठीक हो गई। बैंक इंटरेस्ट ले लेते हैं, अल्लाह माफ करे, सेविंग इनकम। बैंक इंटरेस्ट है जी 650, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट है 2115। अच्छा, इंटरेस्ट फ्रॉम आई से एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा इंटरेस्ट फ्रॉम आई से एग्जाम्प्ट है, हमें ये बताना पड़ेगा जी। अच्छा जी 3.5% मोर लोन, केट ने ये गिफ्ट दिया था और आने वाली इनकम 100 से ज़्यादा है, तो सारी की सारी इनकम किसकी होगी? केट की होगी। तो 3.5% वॉर लोन, तो 5,000 का 3.5% ले 175 आता है। टोटल इनकम आ जाएगी 38,980 प्लस 2050, 650, 2115 प्लस 175, 2940, 43970। अच्छा, ये पर्सनल अलाउंस नॉन सेविंग में से माइनस करेंगे 12,500, और 12,500 का जो पर्सनल अलाउंस है फाइनेंस एक्ट 2019 और फाइनेंस एक्ट 2020 दोनों में सेम है। $41,030 minus 12,500, 28,530, 2940, 31,470, टैक्सेबल इनकम आ गई जी, इनकम टैक्स बेसिक ग्रेड बैंड नॉन सेविंग 28,530 का 20% ले लें, 28,530 का 20% ले दो
5706। सिंस केट एक बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो इनको सेविंग इनकम में 1000 का निल बैंड मिलेगा, जिसे मैं सर्किल कर रहा हूँ 31,470। इसको देख के मैं और आप कह सकते हैं कि एक बेसिक रेट टैक्स पेयर है, और जो बेसिक रेट टैक्स पेयर होता है उनके लिए जो निल रेट बैंड है सेविंग इनकम में वो 1000 होता है। निल रेट बैंड सेविंग इनकम 1000 का 0% 0, बाकी सारा बेसिक रेट बैंड में आ रही है सेविंग इनकम। तो 2940 में से 1000 माइनस करते हैं 1940 आएगा, इसका 20% ले लेते हैं। 1940 का 20% 388 5706 6094। इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है जी, इनकम टैक्स लायबिलिटी दैट इज 6094। ये तो गुड हो गई, इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई 6094। अच्छा जी, आप एक और चीज देखें यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन 9। चलें हम क्वेश्चन 10 भी कर ही लेते हैं, क्या याद करेंगे, हालांकि आप कर सकते हैं माशाल्लाह। पेंशन इनकम है 8000, सेविंग 4500 और डिविडेंड है 9000। बेसिकली पर्सनल अलाउंस की सीक्वेंस चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं व्हाट इट सेज। क्वेश्चन नंबर 10, नॉन सेविंग, सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम और टोटल। सो नॉन सेविंग की अगर हम बात करें, पेंशन इनकम इज नॉन सेविंग इनकम विच इज 8000, सेविंग इनकम की बात करें 4500 और डिविडेंड इनकम की बात करें दैट इज 9000। तो सिंपली 8000 प्लस 4500 प्लस 9000 21500। पर्सनल अलाउंस नॉन सेविंग में से माइनस करेंगे 8000। अब डिविडेंड की तरफ आ जाएंगे 4500। एक्चुअली सेविंग इनकम का जो अमाउंट है वो सारे का सारा ही आप देख सकते हैं स्टार्टिंग रेट बैंड में आ रहा है, तो यहाँ से रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस सब सेविंग इनकम में सब माइनस नहीं करेंगे, डिविडेंड से माइनस करेंगे। तो ये ले लें भाई, $21,500 9,000 आ जाएगा। स्टार्टिंग रेट बैंड सेविंग इनकम से सारे का सारा जीरो हो जाएगा। अब 4500 की डिविडेंड इनकम को टैक्स करना है। डिविडेंड इनकम के बारे में एक चीज़ मुझे और आपको बहुत अच्छे से पता है, एक इंडिविजुअल चाहे बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हायर रेट टैक्स पेयर हो या एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, उसे डिविडेंड में फर्स्ट 2000 पे निल रेट बैंड मिलता ही मिलता है। तो निल रेट बैंड डिविडेंड इनकम 2000 का 0% 0। तो 4500 में से 2000 माइनस कर दें, बेसिक रेट बैंड में डिविडेंड इनकम आ रही है थोड़ी बहुत। अगर मैं 4500 में से 2000 निल रेट बैंड डिविडेंड का माइनस करूँ तो आई गेट 2500, इसका 7.5%। 2500 का 7.5 187.5 आ रहा है, तो इसको 188 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। दिस इज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। So 188 is your income tax liability। ठीक हो गई, वापस आते हैं। अब बेटा जरा एक बहुत ही छोटे से टॉपिक है, इसको अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है जी। अब एक चीज याद रखिएगा, पहली चीज कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इनकम है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस,
बेटा यहाँ प्रॉपर्टी इनकम मतलब हम लेते हैं रेंटल इनकम। जी बेटा, प्रॉपर्टी इनकम की इंटरप्रिटेशन हम क्या लेते हैं, प्रॉपर्टी इनकम का मतलब हम लेते हैं रेंटल इनकम। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, प्रॉपर्टी इनकम एक्चुअली मीन्स रेंटल इनकम। ओके, बेसिकली हम क्या नहीं पढ़ रहे, एक प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल ने खरीदा और फिर बेचा, चाहे प्रॉपर्टी लेके अगर उसको बेचेंगे कुछ अर्से के बाद उस पर कैपिटल गेन आएगा, ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह हम कैपिटल गेन में सीजीटी में पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, एक इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी खरीदी और खरीद के रेंट पर दे दी, तो वहां से रेंटल इनकम आएगी। अब हर सोर्स ऑफ इनकम के ना स्पेसिफिक रूल्स हैं, लिहाजा बेटा हमें हर सोर्स ऑफ इनकम के स्पेसिफिक रूल्स बहुत अच्छे से समझने हैं, ठीक है जी। पहली चीज, प्रॉपर्टी इनकम जो है, प्रॉपर्टी इनकम इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, रिसीट बेसिस। कैश बेसिस जो है ना प्रॉपर्टी इनकम की एक डिफॉल्ट कैटेगरी है। आसान वर्डिंग्स में रेंट मिलेगा तो टैक्स देना है। इसी तरह से प्रॉपर्टी इनकम में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी बस रेंट ही आ रहा है, नहीं सर, एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो भी पेमेंट बेसिस पे डिडक्टेबल होंगे। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो पेमेंट बेसिस पे डिडक्टेबल होंगे। क्या मतलब, सर कोई भी एक्रूड एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने घर की पूरी रिपेयर्स करवा ली, सब कुछ करवा लिया, और जो मजदूर थे गरीब के बचे लेबर, उनको आपने पेमेंट ही नहीं की अभी तक। आप कहें जी एक्रूड है, अबे एक्रूड तो है, लेकिन एक्रूड कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं होगा प्रॉपर्टी इनकम निकालते हुए, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम बाय डिफॉल्ट जो टैक्सेबल है वो कैश बेसिस पे, लिहाजा रेंट वही लेंगे जो हम रिसीव कर चुके हैं और एक्सपेंसेस वही माइनस होंगे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस जो हम पे कर चुके हैं, ठीक है जी। The cash basis is now the default basis for calculating property income for individuals. तो इंडिविजुअल्स के लिए बेसिकली कैश बेसिस एक डिफॉल्ट कैटेगरी है, लेकिन वो क्या कहता है, हाउएवर इट इज पॉसिबल टू ऑप्ट द यूज ऑफ एक्रूवल बेसिस। कब, द एक्रूवल बेसिस ऑप्ट कर सकते हैं आप एक्रूवल को, लेकिन डिफॉल्ट कैश बेसिस है। एक्रूवल बेसिस मस्ट बी यूज, सर अगर किसी की प्रॉपर्टी इनकम 1,50,000 पाउंड से ज्यादा है पूरे टैक्स ईयर में, तो उस इंडिविजुअल को बाय अब एक्रूवल बेसिस को फॉलो करना पड़ेगा, कैश बेसिस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो इतनी बड़ी इनकम आ जाए। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी इनकम 1,50,000 पाउंड से ज़्यादा है, तो फिर प्रॉपर्टी इनकम कैश बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होगी बल्कि एक्रूवल बेसिस पे होगी। लेकिन बेटा याद रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से बात कर रहा हूँ, कहना ना इट इज़ पॉसिबल टू ऑप्ट एक्रूवल बेसिस। एग्जाम के लिहाज से खुदा के लिए याद रखिएगा, नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज मेंशन। जब भी इंडिविजुअल्स के लिए आप प्रॉपर्टी इनकम का सवाल सॉल्व करेंगे तो हमेशा आप कैश बेसिस को ही अज्यूम करके चलेंगे अनटिल अनलेस का स्पेसिफिकली कुछ बताए। लिमिटेड कंपनीज के लिए जी आज भी एक्रूवल बेसिस। तो व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, तो सर कॉर्पोरेशंस के लिए एक्रूवल बेसिस का डिफॉल्ट कैटेगरी, इंडिविजुअल्स के लिए कैश बेसिस डिफॉल्ट कैटेगरी है, और कंपनीज के लिए एक्रूवल बेसिस डिफॉल्ट कैटेगरी है। अच्छा, कुछ ऐसे रूल्स हैं, ये चाहे कैश बेसिस हो या एक्रूवल बेसिस हो, ये रूल सेम है। लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कोई टैक्स नहीं देना होता, वो तो खुद सोचे ना, लॉजिक ही नहीं बनती। आपके अगर आप किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं उसमें कोई टैक्स नहीं होता। रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ, इसका मैं आपको आइडिया देता हूँ, अभी है क्या, थोड़ी देर में आइडिया दूंगा, अभी नहीं। प्रॉपर्टी लॉसेस कैसे डील करेंगे, प्रीमियम रिसीव का क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, ये सारे पॉइंट्स हम देखते हैं। जस्ट अ मिनट, यहां देखिए, यहां से पहले शुरू करते हैं। यूज ऑफ माइलेज अलाउंस, इंडिविजुअल्स एंड पार्टनर कैन नाउ यूज HMRC अप्रूव माइलेज अलाउंस व्हेन कैलकुलेटिंग प्रॉपर्टी इनकम। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ एक्चुअल मोटर एक्सपेंसेस। प्लीज सुनिएगा, ये माइलेज अलाउंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स की एक प्रॉपर्टी है, सो उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देने के लिए, मिस्टर एक्स की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देने के लिए मिस्टर एक्स ने अपनी जाती कार इस्तेमाल की। अगर लैंडलॉर्ड ऑनर अपनी पर्सनल कार इस्तेमाल करता है प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी इनकम के लिए, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ माइल्स वो गाड़ी ड्राइव करेगा
उसके कुछ फ्यूल के एक्सपेंसेस होंगे, कुछ रिपेयर के एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन HMRC कहते हैं यार आपके जो गाड़ी के रिपेयर्स के एक्सपेंसेस हैं, फ्यूल के एक्सपेंसेस हैं, वो आप माइनस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कार वाकई प्रॉपर्टी के लिए यूज़ की है, टेनेंट को ढूंढने के लिए यूज़ की, प्रॉपर्टी को की मार्केटिंग कर रहे थे, उसके लिए स्टेट एजेंट के पास गए, इधर उधर आए, अगर आपने अपनी पर्सनल कार प्रॉपर्टी की वजह से इस्तेमाल की है तो आपको जो अलाउबल एक्सपेंस मिलेगा वो अप्रूव माइलेज अलाउंस की बेसिस पे मिलेगा। और अप्रूव माइलेज अलाउंस क्या होता है प्लीज देखिएगा। फर्स्ट 10,000 माइल्स पे आपको 45 पेंस पर माइल मिलेगा, और इसके बाद आफ्टर दैट सर 10,001 प्लस अबव जितना भी होगा 25 पेंस पर माइल मिलेगा। मतलब एग्जामिनर अगर आपको एग्जाम में कहता है कि मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देने के लिए 2000 माइल्स अपनी पर्सनल कार इस्तेमाल किया, हाउ मेनी माइल्स ही ड्रॉव, लेट्स से 2000 माइल्स हिज पर्सनल कार बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। if he has driven 2000 miles his personal car just to give this property on rent, तो हम करेंगे क्या, इस 2000 को हम 45 पेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई बिलीव 900 आ जाएगा, और ये 900 आपका अलाउबल एक्सपेंस होगा, इसको आप प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस कर देंगे। तो एग्जामिनर खुद आपको स्पेसिफिकली बता देगा जी गाड़ी कितने माइल्स हमने इस्तेमाल की है प्रॉपर्टी की वजह से, जितने माइल्स हमने गाड़ी को इस्तेमाल किया प्रॉपर्टी की वजह से, बस आपको इतना देखना है। अगर वो माइल्स 10,000 से ज़्यादा हैं तो पहले 10,000 माइल्स का 45 पेंस पर माइल लगाएंगे, और उससे ओवर एंड अबव जितने माइल्स होंगे 25 पेंस पर माइल लगाएंगे। अगर कभी एग्जामिनर कह दे कि यार मिस्टर एक्स ने 13,000 माइल्स अपनी गाड़ी को इस्तेमाल किया है टू गिव हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड 13,000 माइल्स, तो अलाउबल एक्सपेंस अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10,000 को 0.45 से मल्टीप्लाई कर दें और 3,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4,500 आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से 750 आता है, लेट मी चेक, होना तो यही चाहिए भाई 750। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो 5250 आपका अलाउबल एक्सपेंस होगा। अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने 13,000 माइल्स अपनी पर्सनल कार इस्तेमाल की इस प्रॉपर्टी की वजह से, तो जो अलाउबल एक्सपेंस आएगा वो 5250 आएगा। इस 5250 को हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस करेंगे। इस 5250 को हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस करेंगे। अच्छा ये थोड़ा सा आगे चलते हैं, मजीद क्या मसले मसाइल हैं। प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल इनकम, रेंटल रूम रिलीफ, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। कंपनीज के लिए याद रखिएगा, इंडिविजुअल्स के लिए तो कैश बेसिस है, कंपनीज के लिए आज भी एक्रूवल। सर रेंटल इनकम माइनस कर दी, अलाउबल एक्सपेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस चार्जेस से वही आएंगे जो पेड हैं, वाटर रेट्स भी वही आएंगे जो पेड है। बैड डेट्स, नॉर्मली अब बैड डेट्स का इशू नहीं होगा, क्योंकि बेटा बैड डेट्स का इशू इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम रेंटल रिसीव लेंगे ही, बस वही जो हमें मिला है। देखिए ना, रेंटल इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। बैड डेट का तो मतलब ये होता है ना कि कुछ महीनों का आपको रेंट मिला ही नहीं, तो मेरे भाई अगर कुछ महीनों का रेंट मुझे मिला ही नहीं तो मैं उस रेंट को लूंगा ही नहीं। तो सिंस कैश बेसिस पे प्रॉपर्टी इनकम अब टैक्सेबल है इंडिविजुअल्स के लिए, तो बैड डेट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन महीनों का मुझे रेंट मिलेगा ही नहीं मैं उन महीनों का रेंट लूंगा भी नहीं। काउंसिल टैक्स माइनस होगा, लेकिन वो भी पेमेंट बेसिस पे। रीडेकोरेशन पेमेंट बेसिस पे माइनस होगा। रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ माइनस करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट यू मीन बाय रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ, समझते हैं इसको। देखिए बेटा, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ क्या, इसको समझिएगा। मिसाल के तौर पर हमने एक प्रॉपर्टी रेंट पर दी, ठीक है, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपने जो प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, आप उसका कोई फर्नीचर रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो अपनी एक प्रॉपर्टी रेंट पर दी है उसमें एक ओल्ड वॉशिंग मशीन भी थी,
3-4 महीने बाद 6 महीने बाद आपने कहा इस मशीन को हम क्या करते हैं, रीप्लेस कर देते हैं। आपकी जो ओल्ड मशीन है, ओल्ड वॉशिंग मशीन जो है सर, वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 100 पाउंड, और सिमिलर मशीन आपने खरीदी न्यू मशीन लेट से बॉट फॉर 400 पाउंड। अब सुनिएगा सर, पुरानी मशीन 100 पाउंड की आपने सेल की, न्यू मशीन आपने 400 पाउंड की खरीदी, बेटा आपको जो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलेगा वो 300 पाउंड मिलेगा। वाई 300 पाउंड? एक्चुअली न्यू मशीन अगर आप 400 पाउंड की खरीद रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए पुरानी मशीन आप 100 पाउंड में बेच भी रहे हैं। आसान वर्डिंग्स में, इफ आई कैन क्लियरली सी ओवर हियर outflow 400, then I must consider there is an inflow of 100 as well. So if I net off both of them, so I get outflow of 300. So my relevant deductible expenses outflow of 300 pound. हाँ, अगर पुरानी मशीन की स्क्रैप वैल्यू 0 होती, अगर पुरानी मशीन की स्क्रैप वैल्यू 0 तो बेटा ऐसी सिचुएशन में याद रखें, अगर पुरानी मशीन की स्क्रैप वैल्यू 0 हो, पुरानी मशीन की स्क्रैप वैल्यू 0 हो, तो ऐसी सिचुएशन में रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ 400 पाउंड होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, अगर पुरानी मशीन की वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 0 होती तो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ फिर आपका 400 पाउंड होता। फिर एक और चीज़ याद रखिएगा सर, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ ना रिप्लेसमेंट पे मिलता है। इनिशियली अगर आप फर्नीचर का कोई आइटम खरीद रहे हैं तो उसमें आपको कोई रिप्लेसमेंट फर्नीचर अलाउंस नहीं मिलेगा। रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियली आसान वर्डिंग्स में पहली मरतबा अगर मैं कोई फर्नीचर का आइटम खरीद रहा हूँ पहली मरतबा, तो उसमें मुझे कोई भी रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ तो किस पे मिलेगा, रिप्लेसमेंट के ऊपर मिलेगा। ठीक हो गया जी? तो इनिशियली जब हम कोई फर्नीचर का आइटम खरीदेंगे उसमें हमें कोई भी रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर एक और चीज़ याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल आपकी जो ओल्ड मशीन है, ओल्ड मशीन लेट्स से उसकी स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू है 0। अच्छा, एग्जामिनर कहता है जो आपकी ओल्ड मशीन है वो बड़ी सिंपल सी मशीन थी, वॉशिंग मशीन, और वो सिर्फ और सिर्फ कपड़ों को वॉश करती थी, यानी कि पुरानी जो वॉशिंग मशीन है उसमें ड्रायर की फैसिलिटी नहीं थी। लेट से आप एक न्यू वॉशिंग मशीन लेते हैं, रिप्लेसमेंट में एक नई मशीन लेते हैं, और नई मशीन एग्जामिनर कह रहा है 600 पाउंड की है, लेकिन एग्जामिनर कहता है जो न्यू मशीन है उसमें वॉशर ड्रायर की भी फैसिलिटी है। पुरानी मशीन में ड्रायर नहीं था, न्यू मशीन में ड्रायर भी है। न्यू मशीन में ड्रायर भी है और पुरानी मशीन में ड्रायर नहीं था। तो एग्जामिनर कहता है न्यू मशीन विद द ड्रायर इज कॉस्टिंग 600 पाउंड, बट इफ देयर वर नो ड्रायर इन द वॉशिंग मशीन देन द कॉस्ट वुड हैव बीन लेट्स से 500 पाउंड। अब सवाल ये क्या है, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ के नाम पे मुझे 600 मिलेगा या 500 मिलेगा? बेटा आपको 500 मिलेगा, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलता है वो सिमिलर आइटम्स को रिप्लेस करने पे मिलता है। इसके अंदर जो न्यू मशीन के अंदर जो ड्रायर है पुरानी मशीन में नहीं था, तो हम कहेंगे ड्रायर के लिए जितना पैसा आपने दिया वो एक किस्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होता। तो आपकी जो सिमिलर मशीन है अगर वैसी ही मशीन लेते हैं तो एग्जामिनर कहता है आपकी कॉस्ट 500 पाउंड होती, तो मेरे लिए फिर रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ 500 पाउंड होगा। तो आई स्ट्रांगली बिलीव आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ क्या एक्चुअली है क्या। व्हाट इज दिस रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ की कहानी क्या है और क्या नहीं। अच्छा, अब यार एक काम करते हैं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अल्लाह ने चाहता मैं प्रॉपर्टी इनकम फाइनेंस कॉस्ट से शुरू करूँगा अपनी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह अजीज।
कि प्रॉपर्टी इनकम फाइनेंस कॉस्ट में हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो नथिंग टू वरी, यहीं से शुरू करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।